Okay, good evening, everyone. So, as you all know that we have already covered topics related to fluvial landforms, जो कि नदी के जो भी भूआकृतियां थी, नदी के द्वारा जो भूआकृतियां बनाई जाती हैं, जल के द्वारा जो भूआकृतियां बनाई जाती हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद फिर हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा और तटीय भूआकृतियां जो बनती हैं, जो समुद्र के पानी के कारण बनती हैं, मरीन जियोमोर्फोलॉजी, मरीन टोपोग्राफी, कोस्टल जियोमोर्फोलॉजी, उसे भी हमने पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ेंगे कास्ट जियोमोर्फोलॉजी, कास्ट की जो टोपोग्राफी है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम अरिड टोपोग्राफी, जो कि हवा की वजह से, हवा के कारण जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर जो भूआकृतियां बनती हैं, तो हम उनके बारे में आज जानेंगे। तो आज कास्ट जियोमोर्फोलॉजी, कास्ट टोपोग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट होते ही फोन स्टार्ट हो गया। चलो, तो पहली बात है कि कास्ट जो बात है वो है क्या। ठीक है, कास्ट जियोमोर्फोलॉजी आप इसे बोल रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? तो बड़ा अजीब सा नाम है, आपने पहली बार इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, कास्ट भू आकारिकी। तो कास्ट जो भू आकारिकी है, ये जुड़ी हुई है, इसका संबंध है जल से। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से वो जमीन के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये एक अलग प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण करता है। सभी जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ ही जगहों पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पहले देख लेते हैं भूमिगत जल है क्या। तो भूमिगत जल आप साधारण रूप से कह सकते हैं जो जमीन के अंदर जो हमारा जल है, जिस जो हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं, इस तरीके का जल जो है वो भूमिगत जल कहलाता है ना। तो कहीं कहीं पे जो चट्टानें होती हैं उनमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, कहीं दरार होती है, तो उनसे जो है वो जल नीचे, जो ऊपर का सरफेस का जो वाटर होता है वो रन करता है, परकुलेट करता है, कई बार रिसके नीचे पहुंच जाता है। और इसे फिर हम कई बारी जो अधः जल भी बोल देते हैं। ठीक है, जो जमीन के अंदर मिल रहा है वह अधः जल भी हो जाता है, भूमिगत जल है। ठीक है, अधः जल मतलब सब सरफेस वाटर, सरफेस के नीचे जो है जो पानी है वो कहलाता है अधः जल। ठीक है, सब सरफेस वाटर। तो ये जो सब सरफेस वाटर है ये क्या करता है, ये धीरे धीरे नीचे जो रिसने के बाद जो भी ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि परागम्य होती हैं, परागम्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसी होती हैं जो कि जिनसे कि पानी रिस के नीचे जा सके। ठीक है, ऐसी चट्टानें, तो उनके उनमें से नीचे जाके फिर ये अपर्दन का काम करता है, और सॉल्यूशन के कारण, घोलीकरण के कारण, और अलग अलग प्रकार से उनको गला के उसको सॉल्यूशन में घला मतलब घोल के और धीरे धीरे नई नई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब ये पानी जो अंदर आता है बहुत उसके सोर्सेज हैं, कई कई जगह से आ जाता है, तो हम सारे सोर्सेज पे नहीं जाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं ज्यादा उसकी। बरसात होती है, तालाब है, झील है, नदी है, वनस्पतियां हैं, उन सबसे नीचे पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद नीचे नीचे रिसता रहता है, जिसके इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो भूमिगत जल है ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस प्रकार की जो टोपोग्राफी है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि एक देश है जिसका नाम है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया, ये उसके पास में एक समुद्र है जिसे बोल देते हैं हम एड्रियाटिक सी। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी के तट जो है यूगोस्लाविया का, वहां पर आपको ज्यादातर इस तरीके की कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन रॉक्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो जहां पर भी ये लाइमस्टोन की रॉक्स हैं या फिर डोलोमाइट की रॉक्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपकी जिप्सम भी बोल सकते हो आप, जिप्सम भी कई जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जहां पर ये प्रकार की चट्टानें होंगी, वहां पर जो भूमिगत जल है वो क्या करेगा, वह इस चट्टानों को अपने साथ घोल लेता है। ठीक है,
और घोलने के बाद फिर ये अपर्दन कर देता है। सिर्फ और सिर्फ घोलने से अपर्दन नहीं होता, कई कई उसके कार्य होते हैं। तो इनके हम कार्य देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, भूमिगत जल के कार्य, ठीक है। वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। स्पेलिंग साफ साफ लिख देता हूँ ताकि कुछ ना आ जाए। अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसके पहला जो काम होगा वो क्या होगा, हम पढ़ेंगे इरोजनल, ठीक है। मतलब अपर्दन के कार्य। अपर्दन मतलब, इरोजन मतलब किसी चीज को इरोड करना, कम कर देना, घटा देना, ठीक है। तो कई सारे कार्य इरोजन के होते हैं, जिनमें से कि पहला होता है जिसे हम बोल देते हैं सोल्यूशन। अपर्दन कैसे कैसे करता है ये भूमिगत जल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, घुलन क्रिया, ठीक है, घोलने की क्रिया। तो घुलन क्रिया क्या होती है कि जो भी शुद्ध जल है, ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से जो शुद्ध जल होता है वो तो असक्रिय होता है, वो तो कुछ काम करता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जब ये जल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, जब इसके साथ कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो ये एक सक्रिय घोलक बन जाता है, ठीक है। और सक्रिय घोलक मतलब कि ये फिर एक्टिवली क्या करेगा, सोल्यूशन करने लगेगा, अगर इसके साथ कुछ ऐसी चट्टानें मिल गई जो कि पानी से घुल जाती हैं। तो ये जो घुलन की क्रिया है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, सबसे पहले धरातल के सबसे ऊपरी जो भाग है, जैसे कि कोई ये लैंडफॉर्म बना हुआ है तो यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इसको घोलना शुरू करेगा, ठीक है। और घुलने के बाद क्या होगा, फिर जो घुलनशील खनिज है उनको चट्टानों से अलग कर देगा, और धीरे धीरे फिर यहाँ से पानी नीचे रिसने लगता है, ठीक है। नीचे की चट्टानों में पहुंचेगा, फिर उनको भी घोलेगा, फिर उनको घोलने के बाद उनको भी अलग अलग तोड़ देगा, हटा देगा, खाली कर देगा। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, धीरे धीरे अलग अलग तरीके की आपको इसके अंदर भू आकारी की देखने को मिलती है, चट्टाने देखने को मिलती हैं, भू आकारी की देखने को मिलती है। तो ये जो पूरी टोपोग्राफी बन जाती है, ये क्या कहलाती है फिर आपकी, कास्ट टोपोग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो घुलन की जो क्रिया है वो होती कैसे है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता क्या है, लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन को बोलते हैं चूना पत्थर। तो जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं वो लाइमस्टोन की चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सोल्यूशन का प्रोसेस चलता है। सोल्यूशन को क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन को क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, पानी से घुल जाती है ना। सोल्यूशन को बोल देते हैं घुलना, या इसको शुद्ध हिंदी में भी बोल देते हैं विलयन, ठीक है, या घुलना, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हो जाता है, कैसे कैसे हो जाता है देख लेते हैं, दो तीन इसके उदाहरण देख लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CaO, ठीक है। और जब ये वाटर से आपका मिलेगा, H2O वाटर से मिला, तो फिर क्या बना देगा, ये बना देगा CaOH2, ठीक है। ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, क्योंकि इसका इसमें इसके साथ सॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, अब ये तो लूज हो गया, वीक हो गया, और वीक होके फिर ये इसका इरोजन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि भूमि के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है ना, भूमि के साथ रिएक्शन हो गया, तो ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा CaCO3 प्लस H2। तो ये क्या मतलब हो गया इसका, ये आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब इसी के साथ साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसके साथ क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल
दोनों की अभिक्रिया इसके साथ हो गई, दोनों का रिएक्शन इसके साथ हो गया, तो फिर क्या बनेगा, CO2 भी इसके साथ जुड़ गया, मिल गया, और जल का भी इसके साथ समागम हो गया। तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा CaHCO3, यहाँ पर 2 कर देते, ठीक है। तो ये बना देता है, तो ये जो CaHCO3 बना दिया, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बन जाता है। अब अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो वहां पर, तो फिर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पानी के साथ विघटन शुरू हो जाएगा, डिस एसोसिएशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि CaCO3 है, ठीक है, और इसमें से फिर आपका जब विघटन हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जगह वहां पे नहीं मिली, उसके साथ सिर्फ वाटर था, तो ये क्या कर दे रहा है, उसको विघटन कर दे रहा है, यहाँ से CaCO3 से Ca निकल जाएगा, ठीक है, और CO3 निकल जाएगा, तो ये डिसएसोसिएशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिसएसोसिएशन हो गया, ठीक है। ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, टेक्निकलिटीज नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका घुलन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो पानी में मिल जाती है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका भी पानी के साथ मिश्रण हो जाता है H2O के साथ, तो ये क्या बना देती है, ये बना देती है H2CO3। H2CO3 क्या कहला देगा, इसको आप बोल सकते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। और कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या हो गया, वो एक तरीके से आपको बोल सकते हो कि इसमें जो है इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होता है ना, और इसमें क्या है नेगेटिव इसका बाइकार्बोनेट आयन होता है, तो उसका भी विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो एक्शन है ये दोबारा से फिर क्या करेगी, ये वापस से यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, ठीक है, दोबारा से चलते हुए। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता रहता है, घुलनशीलता वो चलती रहती है, और इस तरीके से पानी के साथ लाइमस्टोन की चट्टाने हो, चाहे डोलोमाइट हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम हो, इन सबको ये इसके साथ रिएक्शन करता है और घोल के पानी को अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है, अलग अलग प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण करता है। तो एक तो हमने देख लिया सॉल्यूशन, इरोजनल प्रोसेस कैसे काम करता है, सॉल्यूशन की तरह काम करता है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए, ठीक है। अब दूसरा हो गया, इसके अंदर दूसरा जो प्रोसेस है जिसकी वजह से करता है उसको बोल देते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो पानी जब चलता है, मूव होता है, बहता है, ठीक है, तो जल की गति होती है, तो उसकी वजह से जो अपरदन होगा, उसकी वजह से जो क्रिया होगी वो कहलाएगी आपकी हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक एक्शन है, जल गति क्रिया है उसके अंदर क्या होता है, जल जो है बिना किसी और दूसरे साधन के, जो भी एक्यूफर्स हैं, एक्यूफर्स मतलब क्या होता है, एक्यूफर्स इनको बोल देते हैं जल भरे, जल के कुंड होते हैं कुछ, ठीक है, एक्यूफर्स बोलते हैं, जमीन के अंदर भी होते हैं कुछ एक्यूफर्स। तो जो एक्यूफर्स है उसमें पानी बह रहा है, और शायद के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे चट्टानों के ढीले पदार्थों को अपने साथ बहाता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, घुलनशीलता हो जाती है और चट्टानें टूट के अलग होकर वहां से निकल जाती है। लेकिन ये जो है इस कास्ट टोपोग्राफी के अंदर हाइड्रोलिक एक्शन बहुत ज्यादा काम नहीं करता, ये ज्यादा काम करता है जब फ्लूवियल टोपोग्राफी देखते हो जिसमें नदी वाला काम होता है, उसमें हाइड्रोलिक एक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें वेग जो है नदी का वो ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप भी होता है, तो स्लोप की वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर, रिवर वाटर विल बी हायर, and the capacity and the velocity and the strength of the water will be very much high, that will cause headward erosion, horizontal erosion as well as lateral erosion. But in the case of karst topography you won't feel and you won't find the hydraulic action as much important, but still it has little bit impact, so that's why hydrauliक एक्शन भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, इसको बोलते हैं कोरेजन, ये आपने फ्लूवियल इरोजन में भी पढ़ा है, ये आपने ग्लेशियल टोपोग्राफी में भी पढ़ा है, और ये आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं,
ठीक है, कोरेजन और एब्रेजन। तो कोरेजन और एब्रेजन किसे बोलते हैं हम? अपघर्षण। ठीक है, अपघर्षण का मतलब क्या हुआ? अपघर्षण। ठीक है, अपघर्षण का मतलब क्या होता है? जो भी इसके साथ जैसे कि जमीन का पानी है, भूमिगत जल है, तो इसके साथ क्या होगा? चलने वाले जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ है, पत्थर है, वो भी क्या करेंगे? अपने साथ चट्टानों को रगड़ेंगे, चट्टानों के साथ घिसेंगे और घर्षण पैदा करेंगे, और उस घर्षण के साथ जो है अपरदन करते हैं। ठीक है, तो जो भूमिगत जल होता है उसमें क्योंकि जल का वेग जो है बहुत स्लो होगा, मूवमेंट बहुत धीमे धीमे होता है, तो इसकी वजह से भी जो कोरेजन और अब्रेजन वाली प्रोसेस है ये भी बहुत कम होती है, कहीं मतलब आप समझ लो रेयरली होती है, निगेटिवली मतलब इसको आप नगण्य कह सकते हैं, मतलब कि बहुत कम। जैसे हाइड्रोलिक एक्शन कम है वैसे ही कोरेजन अब्रेजन भी कम होता है, लेकिन होता है, तो हम इसे बिल्कुल मना नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन कम होता है। ठीक है, तीसरा आता है जिसे हम बोल देते हैं एट्रिशन। ये भी आपने सभी लैंड फॉर्म्स के अंदर पढ़ा होगा, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? रगड़, या दूसरे शब्दों में इसको कह देते हैं सन्निकर्षण। ठीक है, तो ये रगड़ और सन्निकर्षण का मतलब क्या हो गया कि जब आपस में ही जो भी जिसके साथ चट्टान है, टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकरा के आपस में रगड़ खाते हैं और फिर टूटते फूटते रहते हैं और छोटे होते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनका आकार छोटा हो जाता है, महीन हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एट्रिशन होता है, ये भी अपरदन काम होता है। तो ये जो तीनों हैं, ये आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसमें? कास्ट टोपोग्राफी के अंदर ये लेस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सॉल्यूशन। ये है कास्ट टोपोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, लेकिन रिवर वाले इसमें आप देखेंगे, या अदर जो ग्लेशियर अदर टोपोग्राफीज हैं उनमें आप देखेंगे तीनों एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया इरोजन का, भूमिगत जल से किस तरीके से अपरदन होता है। फिर इसमें दूसरा होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, या परिवहन कार्य बोल सकते हैं इसको। तो जो आपका परिवहन कार्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मूवमेंट तो पानी का बहुत स्लो होता है, धीमे धीमे होता है, बिल्कुल ना के बराबर एक तरीके से। तो जब होता ही मूवमेंट ही कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? तो जो परिवहन का काम है वो भी कोई खास नहीं हो जाता, क्योंकि जब खास नहीं होगा तो इसे ट्रांसपोर्टेशन का बस समझ लो कि इसमें कुछ मूवमेंट बहुत ही कम होता है, तो ज्यादा कोई खास महत्वपूर्ण इसमें नहीं होता। तीसरा इसमें आता है आपका डिपोजिशनल। ठीक है, जिसे बोल देते हैं हम निक्षेपात्मक डिपोजिशनल वर्क। तो अपर्दन काम में क्या हुआ? अपर्दन के कारण घोलीकरण हो गया, और उसी प्रकार से जो भूमिगत जल है उसका निषेधात्मक कार्य भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो घुलन क्रिया हुई, घोला इसने चट्टानों को, तो उसकी वजह से भूमिगत जल के अंदर क्या हुआ? कई प्रकार के रासायनिक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि चट्टानों में होते हैं ना बहुत सारे मिनरल्स, तो वो मिनरल्स इसके साथ मिल जाते हैं। और एक लिमिट के बाद क्या होगा? जो भूमिगत जल है उसमें फिर काफी ज्यादा सोल्यूशन हो जाता है। सोल्यूशन होने के बाद क्या होगा? जो मटेरियल है उसके साथ जिसको उसने इरोड किया वो उसके साथ बढ़ गया। ठीक है, तो फिर उसको कहीं अपने और ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। भाई सीधी सी बात है, कोई चट्टान है, अभी चट्टान के अंदर एक लिमिट होगी ना जितना ये पानी सोख सकता है, पानी सोख लिया, उसके बाद इसने उसको घोल भी दिया, लेकिन अब वो घोल एक लिमिट तक तो होगा, सेचुरेशन आ जाएगा, सेचुरेशन आने के बाद तो उससे ज्यादा ये चट्टान जो है पानी को अवशोषित नहीं कर सकेगी और नहीं घोल सकेगी। तो उस लिमिट के बाद क्या होगा? फिर वहां पर डिपोजिशन का काम शुरू हो जाता है, निक्षेपात्मक कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप भूमिगत जल का वेग मैंने आपको बताया धीमा है, कम होता है। ठीक है, तो अपरदन भी इसका जो है ऐसे धीरे धीरे होता है। जो इसके बड़े बड़े कण होंगे, सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन होने के बाद क्या होता है? जैसे कि आप अगर अभी कभी चीनी को मिलाओ पानी के अंदर, शरबत बनाओ, तो जो घुलता है, घुलने के बाद देखोगे कुछ टाइम छोड़ दो थोड़ा सा मिला के उसको, तो जो बड़े बड़े उसके कण हैं, मान लो जो चीनी नहीं घुली या जो कम कम चीनी घुली है, वो नीचे बैठ जाएगी, है ना, और जो ऊपर का हल्का है, हल्का पार्ट ऊपर रह जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर जो आपके बड़े बड़े कण है वो नीचे बैठने लगते हैं, तो इसके साथ इसकी वजह क्या होता है? जो अपरदन का काम है और जो निक्षेपण का काम है, दोनों साथ साथ होते रहते हैं। तो जो भी घोल में अतिरिक्त मिला हुआ बारीक पदार्थ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निक्षेपित भी होने लगता है। ठीक है, तो जो भूमिगत जल होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके मार्ग में जो भी थोड़ा बहुत भी कोई अगर अवरोध आया, कोई भी ऑब्स्टेकल मिला देखने को, तो उसका फिर जो फ्लो है, पानी का फ्लो बहुत धीमा पहले से ही वो एकदम स्टॉप हो जाएगा, एक जगह ही रुक जाएगा। और जब पानी रुक गया तो फिर क्या होता है? जैसे शरबत के अंदर आप चीनी मिलाएं पानी के अंदर और घोल के चम्मच से हिलाते रहो तो घूमता रहेगा, और जैसे उसको चम्मच को हिलाना बंद कर दोगे तो वो फिर रुक जाएगा एक जगह पे। जब रुक जाएगा एक जगह पे पानी,
तो फिर देखोगे धीरे 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 सारी चीनी और जो भी इसके अंदर अगर आपने कुछ डाला है तो वो नीचे घुल के नीचे तली पे बैठ जाएगा। ऐसा ही इसके अंदर होता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब किसी किसी कारण से कई बार क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, मान लो ऊपर से ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से हो गया, या प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है उसकी वजह से हो गया, तो जो पानी है उसके अंदर वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है। जो भाप बन जाएगा, और भाप बनने के बाद फिर क्या होगा, पानी ऊपर निकल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है। तो पूरे जो पानी का पूरा जो वॉल्यूम था, आयतन था उसका, वो कम हो जाएगी। और जब पानी कम हो जाएगा तो फिर जो उसकी सोल्यूशन वाली जो एक्टिविटी हो रही थी जिसकी वजह से पानी को घोल रहा था, वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो फिर जो पूरा पानी जो है सारे सारे जो घुले हुए पदार्थ हैं उनको अपने साथ अवशोषित नहीं रख पाता। ऐसे में फिर वो भी नीचे जाके जमने लगते हैं। ठीक है। तो जब कई कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि पानी का तापमान कम हो गया। तो पानी की अगर तापमान कम हो जाएगा तो उसकी जो सॉल्यूशन वाली एक्टिविटी, ठंडे पानी में पानी चीजें कम घुलती हैं, तो उसकी घोलन शक्ति कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार फिर जो है ये पदार्थ जमीन पे नीचे जो है जमने लगते हैं, निक्षेपित होने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसके धीरे धीरे कई सारे काम करते हैं, और इस प्रकार से डिपोजिशन वाले एक्टिविटी भी जो है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो है बनाता क्या क्या है। ठीक है। अलग अलग तरीके की इरोजन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है। अपर्दन की वजह से, फिर हम देखेंगे डिपोजिशन की वजह से कौन सर कौन से। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा मुझे लग रहा है शायद इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा होगा। कनेक्टिविटी तो है शायद, आजकल थोड़ा मेरा इंटरनेट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। कई बार ये आवाज ठीक आती होगी, कई बार नॉर्मल ब्रेक कर रही होगी। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी अपने आप। ठीक है। जी तो सर। पहला, हाँ पहला हम देखते हैं, आपका आ गया इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। अपर्दन जनित स्थल रोग। ठीक है। तो इसमें पहला आता है आपका लेपीज। इसको हिंदी में भी लेपीज बोलते हैं, इसका नाम जो है लेपीज। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पानी है वो रिसने लगता है उस सतह से, जो जमीन का सरफेस एरिया है उस पे से पानी रिसने लगा और नीचे जाने लगा। तो जब नीचे जाने लगा तो जो लाइमस्टोन की चट्टान है, ठीक है, उसमें फिर जो है घुलन की क्रिया शुरू हो गई। तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो लाल रंग की जो और मृतिका युक्त होती है जो मिट्टी होती है, उसके अवशेष धीरे धीरे छूटने लगते हैं घुलने की वजह से। और फिर जहां जहां भी सतह के ऊपर जहां भी खुले हुए जोड़ हैं, जो जहाँ पे भी आपको क्रैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, इनको हम टेरा रोसा बोलते हैं क्रैक्स को। ठीक है। इनकी जो जहाँ भी कोई ढाल है, स्लोप है, तो वहां पर धीरे धीरे ये उसमें पानी के अंदर नीचे नीचे जाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो टेरा रोसा है, टेरा रोसा मतलब कि जो सतह के ऊपर जो जोड़ हैं वो खुले हुए जो हैं, वहां पर पानी धीरे धीरे रिस रिस के नीचे की तरफ जमीन में जाता रहेगा। और कई बार क्या होता है कि जो लाइमस्टोन की चट्टान है, वो खुली सतह पर जो चट्टान बनी हुई है वहां पर जहाँ भी जोड़ है, वहां पर धीरे धीरे पानी जब गिरा तो वहां पर वो अपनी इकट्ठा गिर नीचे रिश्ते 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 वहां वहां से क्रैक बना, जहाँ भी क्रैक है ना, वहां से क्या करेगा, नीचे नीचे घुलता जाएगा घुलता जाएगा। और जहाँ पर क्रैक नहीं है वहां पर वो नहीं घुल पाएगा। तो इससे क्या होता है, फिर उबड़ खाबड़ तरीके की दीवारें बन जाती हैं। ठीक है। जो दीवारें उबड़ खाबड़ बनी, इनके जो वो जो खड़े किनारे हो गए वो तो पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, एक तरीके से रिज की तरह लगते हैं देखने के लिए। ठीक है। और लेकिन बीच बीच में दरार बनी हुई होती है, नीचे तक गहराई तक बनी हुई होती है। तो इस तरीके की जो लाइमस्टोन वाला जो ये पूरा एरिया होता है, वो काफी ज्यादा अंडुलेटिंग हो जाता है, असमान हो जाता है। ठीक है। और आप ये समझ लो कि इतना पैना पैने उसमें से क्रैक्स बन जाते हैं कि फिर आप उसको पैदल नंगे पैर से पार भी नहीं कर सकते। इस तरीके का जो एरिया बन जाता है, आइटम बन जाता है, एक लैंडफॉर्म बन जाता है, उसे हम लेपिस कहते हैं। इसका अगर डायग्राम डायग्राम में बनाऊं तो ऐसा समझ लो। तो ये इस तरीके से नुकीले नुकीले से बन जाएंगे। जहां जहाँ क्रैक था वहां से उसने अपने उसको बढ़ा दिया। ठीक है। और जहाँ क्रैक नहीं है वहां पे उठी हुई रह गई हैं, घुलती हुई थोड़ा सा। तो इस तरीके की जो आकार की बन जाती है नई नई आकृतियां, ये ये कहलाते हैं हमारे लेपीज। ठीक है।
ये लैपिस बन गई। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है बीच में, ये तो हो गए आपके दरार। ठीक है, ठीक है, इसको आप क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो उठे हुए भाग हो गए, इनको आप कह सकते हो शिखरिका, या इसको बोल सकते हो रिजेस एंड पिनेकल्स। तो इस तरीके का ये बन गया हमारा लैपिस। ठीक है, इसके बाद फिर जो दूसरा आता है उसे हम बोल देते हैं एक मिनट, कास्ट विंडो। ठीक है, तो आपकी कास्ट विंडो क्या होगी? कास्ट विंडो ऐसे समझ लो कि जब ऊपर से पानी जो है नीचे धंसने लगा, तो उसने क्या किया, अलग अलग प्रकार के, पहले कास्ट विंडो से पहले समझ लो दूसरा लिख लेते हैं, इसके बाद इसको कास्ट विंडो पढ़ाते हैं। दूसरा लिख लो इसके अंदर आप सॉल्यूशन होल्स। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम घोल रंध्र। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे की तरह बन जाते हैं। इनको कई बार हम बोल देते हैं सॉल्यूशन होल्स, या इसको आप सिंक होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो भी चूने वाली चट्टान है और जो जहाँ पर इस तरह की चूने वाली चट्टान के प्रदेश हैं, तो वहां पर जब मान लिया बारिश हुई, तो ऊपर से जो है पानी नीचे बरसा, और जो वर्षा का जल आया, तो उसके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो गई उसके साथ, और मिक्स होने के बाद वो एक एक्टिव सोलवेंट बन गया, सक्रिय घोलक बन गया। तो जहाँ भी चट्टानों की जो संधियां हैं, जहाँ पे चट्टानें जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, वो जल उसमें घुलकर घुलनशील तत्वों को अपने साथ घुला लेता है, और घुला के उसको भी निकाल देता है। तो इस प्रकार से जो घुलन क्रिया के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो क्रैक्स थे, जहाँ पर भी जॉइंट्स थे चट्टानों के, वहां पर उनका विस्तार होने लगता है ना, वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे छोटे 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 आपके उसमें होल्स बन जाते हैं, जिनको बोल देते हैं हम घोल रंध्र या सिंक होल। ठीक है, सॉल्यूशन होल या सिंक होल आप बोल देते हो। तो आपको अगर कहीं कभी कास्ट टोपोग्राफी देखने का मौका मिले, तो आप देखना वहां पर आपको ऐसे कई सैकड़ों से लेकर हजारों तक के छोटे छोटे घोल रंध्र आपको सॉल्यूशन ये सिंक होल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो सिंक होल है ये तो छोटे छोटे आकार के इस प्रकार के बन गए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जो ये छोटे छोटे गोलरंध्र हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं, और मिलके फिर और बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो जो छोटे वाले हो गए इनको तो आप सिंक होल बोल सकते हो। जो बड़े वाले हैं ये क्या बन जाते हैं, ये फिर स्वैलो होल बन जाते हैं, स्वैलो होल्स। तो सिंक होल को तो आपने गोलरंध्र बोल दिया। ठीक है, स्वैलो होल को क्या कह सकते हो आप, इसको विलियन छिद्र बोल सकते हो। यही नाम है इसके, जो मोर्फोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके के नाम होते हैं, तो इनको मैं अपनी हिंदी में नहीं बोल सकता, ये नाम इनका यही है। तो ये जो आपके विलियन रंध्र बन गए, शैलो होल्स बन गए, ये क्या हो गया, घुलने के कारण क्या हुआ, जब एक्सपेंड हो गए, बड़े हो गए, तो इसकी वजह से ही घोल लाइन बन जाते हैं। ठीक है, फिर और क्या होता है इसी के अंदर, जब अब ये भी बड़े बड़े मिल गए, जो घोल रंध्र थे, विलियन छिद्र थे, ये भी बन गए और बढ़ गए, तो बढ़ते बढ़ते काफी बड़े बड़े बन गए, बड़ा सा गड्ढा बन गया। तो जो बड़ा सा गड्ढा बन गया तो क्या कहलाएगा ये, एक मिनट, तो ये बड़ा सा बन गया, कई सारे विलेन सिद्ध मिलके, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको बोलेंगे हम डोलाइन, डोलाइंस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं डोलिनास, डोलिनास। ठीक है, या डोलिनास की जगह आप डोलाइन लिखो, सही वर्ड है रहेगा हिंदी का।
डो लाइन, ठीक है। तो ये डो लाइन कहलाते हैं आपके, सिंक होल बड़े होके डो लाइन बन गए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही अटैच्ड है, ये सब अलग अलग नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या होता है, तो जो ऊपर की जो सतह है, इनको आप समझ लो, आप इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको सी को आप थर्ड डो लाइंस भी बोल सकते हो, तीसरा भी अलग तरीके का बोल सकते हो, ठीक है। तो जो ऊपरी सतह थी, अब क्या हुआ, ऊपर जो लैंडफॉर्म था उसकी जो ऊपरी सतह थी, तो वहां पर खाली जगह हो गई, गड्ढे बन बन गए, है ना। तो कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए, तो उनकी वजह से वो जो ये स्वेलो होल से विलियन छिद्र थे, इनकी वजह से गड्ढे बनते बनते बड़े बड़े बनते हुए जमीन जो है नीचे धंस जाती है कई बार। तो जब नीचे धंस गई, तो फिर क्या बन जाएगा इसके अंदर, नीचे धंस की जमीन बड़ा सा गड्ढा बन गया, बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया नीचे की तरफ, अंडरग्राउंड वाटर क्योंकि नीचे था, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम कोलैप्स, कोलैप्स गलती कोलैप्स। एक मिनट रुकिए, हेलो। हम्म हम्म मम्मी से फोन कर लो, मम्मी को पूछ लो। एक मिनट। मैं क्लास में हूँ, कराता हूँ, रुको जस्ट। हम्म तो अब जो है नेक्स्ट क्या हो गया, इन्हें बोलते हैं हम कोलैप्स सिंक्स, ठीक है, ध्वस्त रंध्र। ये क्या हुआ, नीचे गिरने की वजह से क्या हुआ, एक बड़ा क्षेत्र जो बन गया, तो वो जो इसके किनारे तो खड़े रह गए, अब ये इस तरीके से लगभग आप समझ लो ऐसा बन गया, किनारे तो खड़े हुए हैं लेकिन बीच से सारा ढह गया, नीचे घट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कोलैप्स सिंक बन जाते हैं। अब इनके बनने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस तरीके से कोलैप्स सिंक बन जाते हैं, तो इसमें फिर नेक्स्ट एक बन जाता है इको लैंडफॉर्म, जिसे हम बोल देते हैं कास्ट विंडो, ठीक है। हिंदी में बोल देते हैं इसको कास्ट खिड़की, ठीक है। तो जब क्या होगा, जो डोलाइन थे, जो विलियन रंध्र थे, इनके ऊपरी सतह जब ध्वस्त हो गई, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया, बहुत बड़ा होल बन गया, ठीक है। तो जो ये बड़ा वाला होल बना, इसका ऊपर वाला पोर्शन तो सारा टूट के अलग हो गया, वो खुला हुआ हो गया। तो इसी पोर्शन को, जो खुला हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन को ही हम कास्ट विंडो बोलते हैं, ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन ये ओपन है आपका, खुला हुआ है, यही आपका कास्ट विंडो कहलाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, क्योंकि जो ये कास्ट विंडो बन गई है, इनके द्वारा जो भूमिगत जल था, है ना, और उसका जो प्रवाह था, वो अलग से नीचे की तरफ दिखने लगता है, ठीक है। तो ये जो खिड़कियां बन गई, कास्ट विंडो बन गई, इनका आकार छोटे से रूप से लेके धीरे धीरे काफी बड़े तक होता है, काफी बड़े क्षेत्र में ये बन जाती है। फिर इसके बाद चौथा आता है, जिसे हम बोल देते हैं वालाज, ठीक है, वालाज। हम्म जो
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो नेक्स्ट हो गया उवालास। ठीक है, तो ये उवाला, इनको हिंदी में भी हम बोल देते हैं उवाला। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? इसको हिंदी में हम, एक युवाला है या दूसरा वर्ड इसका होता है शकुंड। ठीक है, उवाला या शकुंड बोल देते हैं। तो युवाला का निर्माण जो है कई तरीके का होता है। ठीक है, क्योंकि जब लगातार घोलीकरण हो रहा है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, कई बार जो डोलाइंस थे वो मिलकर, जो भी हमने डोलाइंस देखे थे ये, ठीक है, ये मिलकर काफी बड़े जो क्षेत्र का बहुत एक गर्त का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एक गर्त बन गया नीचे की तरफ, एक काफी गहरा गड्ढा इस तरीके का आप देखें वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो ये आपका युवाला कहलाता है। ठीक है, ठीक है। और जो इसके ऊपर की जो छत है वो तो ध्वस्त हो गई है। और कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे हजारों घोल रंध्र जो थे हमारे, सिंक होल थे, वो भी बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड सिंक होल बना देते हैं, और इसकी वजह से युवाला बन जाता है। इसका जो डायमीटर है इसका कई बार कई 1-1 किलोमीटर तक का डायमीटर का ये क्षेत्र जो गड्ढा वाला ये बन जाता है। ठीक है, और कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर जो नदियां हैं, कहीं से अगर रिवर बहती हुई आ रही है और यहाँ पर आपको ये वाला बना हुआ दिख गया, तो वो इसमें ही फिर चली जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या हो गया, नदियां भी इसमें विलुप्त हो जाती हैं, नदियां भी विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो जो छोटे वाला होते हैं उनको हम कई बार जामा बोल देते हैं। इनकी गहराई भी कई बार 100 मीटर तक की आपको गहराई देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, इसको बोलते हैं हम पोलिये। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, राजकुंड। तो युवाला जो है वो युवाला से ज्यादा बड़े जो गर्त बन गए उन्हें पोलियो बोलते हैं। ठीक है, युवाला से अधिक विस्तृत गर्त को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की घाटियां इसके अंदर निर्माण इनका हो जाता है। ठीक है, और सर इसके बाद इसमें गर्त का मतलब क्या है? गर्त का मतलब गड्ढा। जी सर। ठीक है, गड्ढा बड़े से बड़ा जो बनता चला जाएगा इस तरीके से। आपने देखा छोटे छोटे बने सिंक होल, फिर स्वेलो होल बन गए, फिर डोलाइंस बन गए, फिर और बड़े होके फिर ये आपके युवालास बन गए। ठीक है, कास्टपिंड बने, युवाला बने, और उसके बाद फिर पोली बन गए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये नई नई वो बन जाती हैं। तो पूरी जो है एक कास्ट जो घाटी बन गई, वो पूरी कास्ट टोपोग्राफी, उसके अंदर आपको ये सारे देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, और इसमें एक फिर एक और इम्पोर्टेंट जो लैंडफॉर्म बनता है उसको बोल देते हैं हम कैवर्न और केव। केव। ठीक है, कैवर्न या केव मतलब कि कंदरा या गुफा, इनका निर्माण हो जाता है। तो जो भूमिगत जल है उसके द्वारा जो अपर्दन हुआ, अपर्दन की वजह से अलग अलग प्रकार की केव्स जो है, कंदराएं जो है वो बन जाती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कास्ट टोपोग्राफी के अंदर, क्योंकि जो कंदराएं हैं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में बनी हुई होती हैं। क्योंकि इनकी रचना कैसे हो रही है, जो भी नीचे का अंडरग्राउंड वाटर था उसने अपनी सॉल्यूशन वाली एक्शन जो था, सॉल्यूशन वाला प्रोसेस था, उसको रखा जारी जारी रखा, और धीरे धीरे फिर इसमें आपका अपघर्षण भी होता रहा, एब्रेशन होता रहा। तो इसका जो आकार है और जो इसकी शेप है, रूप है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटे छोटे आकार की भी आपको केव्स देखने को मिल जाएंगी, और काफी बड़ी बड़ी केव्स भी देखने को मिल जाती हैं। कुछ केव्स तो ऐसी होती हैं कि जो कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई होती हैं। ठीक है, तो ऊपरी सतह तो बनी रहेगी, लेकिन नीचे खोखला स्थान जो बन जाता है वही आपका कंदरा होता है। ठीक है, और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि जो कंदराएं बन गई हैं, जो केव्स बन गई हैं, उनके अंदर आपका पानी का भी फ्लो हो रहा हो। ठीक है, कई सारी ऐसी भी केव्स होती हैं जो ड्राई केव्स होती हैं, लेकिन जो कंदराओं का निर्माण हो रहा है वो लाइमस्टोन के अलावा और भी चट्टानें होती हैं, उनकी वजह से ही बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका सतह के नीचे कई बार लावा की कंदरा बन जाती है। अगर आपने मेरीन टोपोग्राफी पढ़ी हो तो उसके बाद भी हमने केव्स पढ़ा था। तो जो तट के पास जो सागरी लहरों की वजह से कंदराएं बनी वो भी बन सकती है ना।
कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, है ना, उनका भी जब आपका वो हो गया, अपक्षय हो गया, तो उसकी वजह से भी कई बार धीरे धीरे कंदराएं बन जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार से बन जाती हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चूने की चट्टानों के से निर्मित जो भी कंदराएं बनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कार्स्ट टोपोग्राफी के अंदर बनी, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बड़ी जो विस्तृत काफी कंदराएं होती हैं, वो काफी जो है मोटी शुद्ध और मोटी परतों की वाली जो चूने की चट्टान रहती है उनसे ही बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका चट्टानों का हम निर्माण देखते हैं। इस प्रकार की चट्टानें आपको काफी अलग अलग क्षेत्र में कई जगहों में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि एक यूगोस्लाविया के अंदर इस तरीके की केव एक देखने को मिलती है, जैसे उसको हम बोलते हैं ट्रिस्ट्री, ठीक है। तो ये ट्रिस्ट्री से लेकर एक जगह है मोंटेनेग्रो, तो ट्रिस्टी से मोंटेनेग्रो तक की जो इसकी लंबाई है कितनी है, 480 किलोमीटर की, इतनी लंबी जो है, और लगभग लगभग 80 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और ये इसकी लेंथ है। इतनी बड़ी जो चट्टान कंदरा एक देखने को मिलती है। इस प्रकार से बहुत सारी और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपका यूगोस्लाविया के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसके ऊपर फिर कुछ थ्योरीज भी कुछ लोगों ने निकाली हुई हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं कि केव्स का जो निर्माण होता है वो किस किस प्रकार से होता है। और तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार के आपको कंदराएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको मैं डायग्राम दिखा दूं, जो मैंने हमने इतने सारे डायग्राम वो बनाए हैं, इनके कुछ आपको डायग्राम्स देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ देखिए केव्स बन गई हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपके सिंक होल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो बने हुए हैं सिंक होल्स हैं। ये सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये अलग अलग फैलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और बड़े होकर ऊपर का जो पोर्शन है, सरफेस एरिया, ये सारा बड़ा हो जाता है। तो कई बार अगर कुछ क्षेत्र में कोई रिवर भी फ्लो कर रही है, तो ये रिवर भी अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, सिंक होल बड़े हो गए, उवाला बन गया, डोलाइंस बन गया, तो यहाँ से मान लीजिए डोलाइन बना हो, तो नदी इसमें आएगी, इसमें ही नीचे घुस जाएगी, फिर नीचे से बहती हुई चली जाएगी आगे की तरफ। तो इतना बड़ा क्षेत्र ये पूरा आपका बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दो लाइंस बने हुए हैं, सिंक होल्स बने हुए हैं, कई बार लाइमस्टोन के पेमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा है कि किस तरीके से नदी जो है इसके अंदर जाके नीचे चली जा रही है, अंदर अंडरग्राउंड हो जा रही है यहाँ से दो लाइंस में सिंक होल्स के अंदर, ठीक है। ये दिखाया हुआ रिवर्स कैसे सिंकिंग स्ट्रीम कि कहीं से बहती हुई आई और एकदम गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर में चली गई नीचे की तरफ, गड्ढों की कंदराओं की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से ही अलग अलग टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी बनती है। अब इसके अंदर फिर क्या होता है, दूसरी जो हमारी लैंड फॉर्म्स हैं उनको बोल देते हैं हम निक्षेप जनित स्थल रूप, ठीक है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। तो डिपोजिशन लैंड फॉर्म्स के अंदर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो इनका दोनों का नाम आपने सुना भी होगा पहले। तो एक होता है आपका नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं इसको, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। तो ये जो स्टेलेक्टाइट है इसका निर्माण होता है, और दूसरा होता है उसे बोल देते हैं हम स्टेलेगमाइट, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है ये क्या होता है कि जो कंदरा की छत है, केव है बने हुए जहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, मान लो इसमें यहाँ पर वो सरफेस है इसका, इस गुफा का, तो ऊपर से क्या हो रहा है, इसके ऊपर से भी पानी रिसता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। कंदरा की छत से नीचे पानी जो है आ रहा है नीचे, और उसके साथ चूने वाले जो पदार्थ हैं वो भी जो नीचे आते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसके साथ ही जमते जा रहे हैं। अगर वाष्पीकरण हो गया तो ये पानी का मात्रा कम हो गई, इसमें जम जाते हैं इस तरीके से, बूंद बूंद करके टपक रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जमते चले जाते हैं, ठीक है। तो नीचे कई बार ये एकदम पहने पहने से ऐसे भी आपको देखने को मिले, कई कुछ मूवीज के अंदर भी
इस तरीके की कंदराओं का हमने सर यही निर्माण। जाकर आगे कैवेरियन पिलर बनाते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो धीरे धीरे ये आगे वाला पार्ट तो इसका क्या होता है कि काफी पैना सा हो जाता है, और वैसे काफी ये लंबे और काफी मोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे इसमें डिपोजिशन रिसता रहेगा पानी, उसके साथ चूने का जो मटेरियल आता जाएगा, ये काफी मोटे भी हो जाते हैं, चौड़े भी हो जाते हैं। और इस तरीके से ये जो ऊपर छत से लगते हुए जो बने हुए होते हैं आकार के, इन्हें हम बोल देते हैं स्टेलेक्टाइट। हिंदी में भी इसको स्टेलेक्टाइट ही बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है फिर, अभी काफी बढ़ते चले गए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे की तरफ जो है, जो जमीन पर, वहां पर क्या हो रहा है, ये भी और भी टपकते जा रहे हैं इस गुफा के अंदर। तो ये नीचे टपकते भी रहते हैं, कई बार नीचे से भी जमते रहते हैं, नीचे भी जम रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, नीचे से ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये नीचे जमते जमते बढ़ते जा रहे हैं, ये भी यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रोसेस पूरा सतत एक प्रक्रिया जो है, ये चलती रहती है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये दोनों, नीचे वाला जो पोर्शन जो नीचे बन रहा है, उसको बोल देते हैं हम स्टेलेगमाइट। ठीक है। ये नीचे वाला स्टेलेगमाइट कहलाता है। और फिर एक समय आता है कि धीरे धीरे फिर ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया और बढ़ गया और ये मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये फिर क्या कर देंगे, क्या निर्माण क्या बन जाएगा, ये एक तरीके की इसमें पिलर्स बन गए। ठीक है। इनको फिर हम पिलर्स बोल देते हैं, स्तंभ बोल देते हैं। इसके अंदर ही स्तंभ बन जाते हैं। ठीक है ना। पिलर बोल देते हैं, या इसको हम कई बार कॉलम भी बोल देते हैं। ये जो बन गए इस तरीके का आकार जो है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और कॉलम का निर्माण हो गया, बी है। तो ये जो है आपका डिपोजिशनल वाला मेन जो मटेरियल है, अलग अलग जो बने, वो कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम डिपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, तो जो भी एक तरीके से धारीदार जो है, इस तरीके के धारीदार जो भी आपके निक्षेप हो रहे हैं, ठीक है ना, धारी धार धारी धार नहीं होगा, दार होगा, धारीदार निक्षेप। ठीक है। ये बन जाते हैं। ये किसके होते हैं, मुख्य रूप से ये चूने के पत्थर के होते हैं, चूनेदार कास्ट टोपोग्राफी के अंदर धारीदार चूनेदार निक्षेप जो हो गए, इनको हम एक वर्ड बोलते हैं इनका, इसको बोल देते हैं हम ट्रेव ट्राइन। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई ये वो है, केव है, केव का मुंह यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे गुफा का एक ये गेट, एक तरीके का मुंह बना हुआ है इसका। तो यहाँ पर कुछ कई बार क्या होगा, छोटे छोटे से निक्षेप बन गए यहाँ लटकते हुए, इस तरीके के नीचे की तरफ भी कहीं पे। तो इनको तो हम बोल देते हैं टूफा। ठीक है। और ऊपर से जो टपकते हुए आ रहे हैं, ड्रिप स्टोन हो रहा है, उसको बोल देते हैं स्टेलेक्टाइट। फर्श पर जो ड्रिप स्टोन से ऊपर वाले जो पार्ट बन गए, इसको बोल दिया हमने स्टेलेगमाइट। ठीक है। यहाँ पर इसको हम टूफा बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे गुफा के साथ बन रहे हैं, नीचे से बन रहे हैं स्टेलेगमाइट। और ये जो पूरा पिलर बन गए, स्तंभ बन जाते हैं, या इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं कंदरा स्तंभ। ठीक है। कंदरा स्तंभ भी कहला देते हैं। और कई बार ऊपर से टपकते टपकते पहने पहने से बिल्कुल पतले से पहने से भी कुछ छत से लटकती हुई ड्रिप स्टोन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे पर्दे लगा रखे हैं ऊपर। ठीक है। नुकीले से होंगे। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं ड्रैप। ड्रैप। ठीक है। ड्रैप बोल देते हैं। ड्रैप मतलब क्या होता है, ड्रैप बोल देते हैं या कर्टेन, पर्दों को बोलते हैं ना कर्टेन, ड्रैप्स भी बोलते हैं और कर्टेन बोलते हैं। तो ये कर्टेन भी कहला देते हैं। ठीक है। ड्रैप्स कर्टेन हो जाते हैं। तो ये जो पूरा है आपका, इसमें हम आपने देखें, ये सारी जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से इसकी कास्ट टोपोग्राफी की बन रही है। तो इस बस हमारे कास्ट टोपोग्राफी के अंदर इतना ही पढ़ना है। ठीक है। इससे अधिक इसके अंदर हमें जाने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद, अब नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा एडिट टोपोग्राफी का। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सर इसमें ब्लाइंड वैली नहीं आएगी?
क्या चीज? हाँ, ब्लाइंड वैली भी इसी के अंदर वही है। जो ब्लाइंड वैली होगी वो भी हो गया इस तरीके का कि जहाँ पर घाटी बनी हुई है, कई बार जहाँ पर पानी जो है वो अंदर आके भर जाता है, और जो घाटी बन के तैयार हो गई है वही आपकी ब्लाइंड वैली कहला देती है। इसको हम अंधी घाटी बोल देते हैं, ठीक है ना। कि जहाँ से अभी आपको जो डायग्राम मैंने दिखाया था इसके अंदर कुछ बहुत खास नहीं है, जैसे कि ये था घाटी जो यहाँ से पानी में आके नीचे चली गई, बह गई, तो इसी को ही आप ब्लाइंड वैली बोल सकते हैं यहाँ पर जो है वैली, ठीक है ना। क्योंकि जिस स्थान पर जो भी सिंक होल थे, जहाँ से नदी की सतह से जो पानी नीचे चला गया, तो उसके आगे तो पानी की जो रिवर की जो वो थी, स्ट्रीम थी, घाटी थी, वो सूखी रह गई। तो इसी वजह से यहाँ पर ब्लाइंड वैली बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नदी फिर अपने जो प्रवाह वाला नदी का मार्ग होता है वो इसलिए इसको नहीं करती है। तो कई बार जहाँ पर ड्राई रिवर बेड है उसके आसपास हमें इस तरीके की ब्लाइंड वैली देखने को मिल जाती है, ठीक है। कुछ बहुत खास नहीं था, इसलिए मैंने इसमें बस बता दिया था आपको, लिखा नहीं था। यही ब्लाइंड वैली है यहाँ पर। अब हम चलते हैं एरिड टोपोग्राफी के ऊपर। 1 मिनट मुझे दीजिए। एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। शुष्क एवं अर्धशुष्क बहु आकार की, इसे देखते हैं। इसको जो है हम कई बारी जो हवा से चलने वाली जो भू-आकृतियां बनती हैं उन्हीं को ही हम एरिड एंड सेमी टोपोग्राफी बोलते हैं, शुष्क स्थान पे जो बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम कई बारी बोल देते हैं वायुड़ भू-आकृतियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलियन टोपोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपर्दन होता है तो उसके कई अलग अलग कारण होते हैं। उसी तरीके से हवा जो है वो भी अपर्दन का और निक्षेपण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। इसकी वजह से भी काफी अपर्दन होता है, सर ठीक है। आइस बहुत ब्रेक हो। वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है। 1 मिनट में यस भी सर, ठीक। बीच में बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा अच्छा, वो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों से। ये भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में रुक जाता हूँ, अभी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वायुड़ भू-आकृतियां, एलियन टोपोग्राफी। तो जैसे कि आपका विंड है, तो विंड की वजह से जो है, वायु की वजह से भी जो है काफी अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफियां जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पवन की वजह से जो है कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है वो है कौन कौन से, ठीक है।
तो जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर जो वर्षा है, एनुअल जो रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा है, वो काफी कम होती है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर कि एवरेज रेनफॉल जो है वो लगभग लगभग 100 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, मतलब कि मेन जो है इसमें यहाँ पर आपको 250 मिलीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलेगी ऐसे क्षेत्रों के अंदर। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, वहां पर आपके लैंडफॉर्म जो बनेंगे वो शुष्क क्षेत्र में बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दूसरा वनस्पति का अभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति नहीं देखने को मिलती क्योंकि ड्राई रीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली का जो है तापांतर जो है वो भी काफी अधिक होता है। डायरेक्ट टेम्परेचर रेंज वो भी काफी आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा रात में और दिन में काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। विंड सर की जो ये स्पीड है, सारे डेजर्ट एरिया में बनेंगे? हाँ कुछ डेजर्ट में और कुछ जो है सेमी डेजर्ट, सेमी एरिया जहाँ पर डेजर्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी जो एरिया है वो काफी ज्यादा ड्राई है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और सर जैसे यहाँ कि पे वनस्पति मतलब वेजिटेशन ना? हाँ वेजिटेशन अच्छा। वो काफी कम होती है। उच्च वेग वाली आपको पवन देखने को मिलती है, और जो रेगिस्तानी थोड़ा सा एरिया हो जाता है वहां पर रेत काफी ड्राई है, तो वहां पर रेत का बाहुल्य आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि रेत ज्यादा होती है काफी, है ना। और जो रेनफॉल है वो भी काफी अनिश्चित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार की बिल्कुल उतनी ही रेनफॉल जैसे 100 मिलीमीटर है तो वो होगी होगी, तो अनिश्चित वर्षा होती है। ये सारी इसकी खासियत है, खूबियां हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि अनिश्चित वर्षा है तो कम ही कम लिखी हुई है, कभी कभी होगा एकदम तेजी से, कभी कभी किसी सीजन के अंदर बहुत तेज बारिश हो जाएगी, आकस्मिक वर्षा हो जाएगी। ठीक है, और वो भी बहुत तेज होती है। तो आकस्मिक मूसलाधार वृष्टि जिसे आप बोल सकते हैं, वृष्टि मतलब प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, वर्षा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कई बार फिर कई रिवर स्ट्रीम जहां पर तो सूखा पड़ा तो एकदम पानी भरेगा बहेगा, फिर कई बार बाढ़ भी ले आता है। ठीक है, जिसको हम चादरी बाढ़ ही बोलते हैं कई बार, शीट्स। ठीक है, तो इस तरीके की भी जो है सीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं आपको मेन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ 5 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 5 रीजन्स में है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं। 5 रीजन्स, तो एक आपका हो गया सहारा और मध्य एशिया वाला प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आपका सारा जो भी मरुस्थल वाला प्रदेश है वो सारा आ जाता है, जिसमें कि आपका सहारा का मरुस्थल हो गया, अरेबियन मरुस्थल हो गया, भारत के अंदर जो हमारा थार मरुस्थल है वो हो गया। ठीक है, काराकुम किजिलकुम मरुस्थल हो गया, तकला मकान, गोबी का मरुस्थल, वो सारे मरुस्थल जो हैं वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा फिर एक आता है जिसे हम, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर, सॉरी अफ्रीका के अंदर है, अमेरिका का भी है, दक्षिणी अफ्रीका का भी है, और अमेरिका में भी है। दक्षिण अफ्रीकी प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कालाहारी मरुस्थल है, नाबी मरुस्थल है, कारू मरुस्थल है, उनमें ये टोपोग्राफी देखने को मिलती है। एक है आपकी दक्षिणी अमेरिका के अंदर, तो दक्षिण अमेरिका में जो आपका कोस्टल वाला रीजन है, ये ओके, चिली है कंट्री, पेरू है, तो चिली और पेरू के पास कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल इस क्षेत्र में आ जाएगा। और साउथ में थोड़ा दक्षिण में चले जाएं तो जहाँ अर्जेंटाइना है, तो अर्जेंटाइना के पास पेटागोनिया का मरुस्थल है, पेटागोनिया डेजर्ट बोलते हैं उसको। तो पेटागोनिया के मरुस्थल के पास भी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और फिर उत्तरी अमेरिका के अंदर भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी आपको ये इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका प्रदेश, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, एरिजोना। ठीक है, तो एरिजोना में एक तो आपको मिलेगा, और ऐसे ही जो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया के पास एक मरुस्थल है जिसका नाम है मोजाव। ठीक है, मोजावे मरुस्थल।
और ऐसे ही अगर मध्य अमेरिका में आप देखें, मेक्सिको है, मेक्सिको का अंदर एक सोनोरो मरुस्थल मिलता है, वो देखने को मिलता है। और फिर 5वां प्रदेश इसमें एक आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ही मरुस्थल का पूरा जो प्रदेश है वो बोल सकते हैं मरुस्थल प्रदेश। तो ये सब इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पवन की वजह से जो ये अलग अलग प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, इनमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको एक बता दूं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोल देते हैं अर्ग, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ग। तो जो अर्ग है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है एक अर्ग, क्योंकि ज्यादातर रेगिस्तान उधर की तरफ थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोल देते हैं हम परिवर्तन परिवर्तनशील रेत। परिवर्तनशील रेत का मतलब क्या हो गया, ऐसी रेत जो गतिशील है, गतिशील रेत उसको बोल देते हैं एर्ग। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा एर्ग जो है वो अरेबिया में देखने को मिलते हैं। आपका अरब वाला जो क्षेत्र है, अरेबियन पेनिसुला जो है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर रबर वाली एक जगह है, उसमें आपको काफी देखने को मिलता है। तो जो रेगिस्तानी भाग की रेत होती है वो जहाँ पर कुछ ऐसी नदियां हैं, कुछ जो क्षेत्रफल में जो अल्पकालिक है, कभी पानी आया तो बहने लगी, नहीं तो सूखी हो गई। कुछ जगहों पे ऐसे आपके एलुवियल डिपोजिशनल प्रदेश मिलते हैं, जिनको जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। कुछ ऐसे तटीय निक्षेप होते हैं, इन सब जगहों पे ये ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसमें फिर हम पहला देखेंगे जिसको बोलते हैं पवन द्वारा अपरदनात्मक कार्य। कौन कौन से कार्य होते हैं अपरदनात्मक, वो देखेंगे। तो अब आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पवन है, जो विंड है, उसका जो है मेन काम होता है वो फिजिकल और मैकेनिकल होता है। ठीक है, क्योंकि पवन जो है वो रासायनिक क्रिया नहीं करेगी, टकराती है हवा, तो बस यही होता है। तो मरुस्थलों में भी रासायनिक क्रिया कुछ सीमा तक, कुछ अल्पकालिक, जैसे जहाँ पर नदी बह रही है, जब पानी बह रहा है, तो उसमें तो थोड़ा बहुत रासायनिक काम हो जाता है, नहीं तो ज्यादातर काम सारा आपका मैकेनिकल होता है, यांत्रिक जिसे बोल देते हैं। तो वर्षा भी जो है वो भी इसमें भी जो भी अपर्दन करेगी, तो वो भी एक तरीके से यांत्रिक अपर्दन ही करती है। तो जो मरुस्थलीय भाग हैं उनके आसपास के जो क्षेत्र हो गए, वहाँ उनका उनकी वजह से जो इरोजन होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हवा की वजह से ही इरोजन होता है। ठीक है, जो ड्राई डेजर्ट एरियाज हैं, वहाँ पर इस यांत्रिक इरोजन की वजह से, मैकेनिकल इरोजन की वजह से अपक्षय हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो जो ड्राई डेजर्ट्स हैं, वहां पर मैकेनिकल इरोजन जो होगा, यांत्रिक अपक्षय के कारण जो चट्टान होती है वो टूट जाती हैं, उनका विघटन हो जाता है, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से चट्टानें जो है ढीली पड़ जाती हैं, और इस प्रकार से जो बहुत सारी असंगठित जो भी चट्टानें हैं, उनका क्या होगा, उनको हवा जो है इरोड कर देती है। ठीक है, तो हवा की वजह से जो है, जो अलग अलग अपरदन होते हैं, वो कई उनके अंदर कारक हैं जो निर्माण उसके वजह से काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि हवा के द्वारा होने वाला होने वाले अपरदन के मुख्य कारक वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आ जाता है आपका पवन की गति या पवन वेग। जितनी स्पीड से हवा चलेगी उतना ज्यादा अपरदन करेगी। ठीक है, दूसरा इसमें हो गया अपरदन के यंत्र। ठीक है, अपरदन के यंत्र का मतलब से मतलब क्या है, रेत हो गई, धूल हो गई, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, है ना, ये हो गए। और इनकी अपरदन के यंत्र की प्रकृति, ये भी काम करते हैं, कितने नुकीले हैं, कि उनका आकार कितना बड़ा है, छोटा है। ठीक है, उनकी मात्रा कैसी है, ज्यादा है, कम है, इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, सी इसमें आता है फिर आपका
सेल संगठन कि चट्टानें जो हैं वो कैसी हैं, वो जुड़ी हुई आपस में कितनी मजबूती से हैं, बारीक कमजोरी से जुड़ी हुई हैं, मजबूती से जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार की हम चट्टानें हैं, वो सब इसमें महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके अंदर डी आता है जिसे बोलते हैं वनस्पति। अगर वनस्पति थोड़ी बहुत है तो वहां पर किस प्रकार से काम होगा, और वनस्पति नहीं है तो किस प्रकार से होगा। ज्यादा वनस्पति होगी तो अपरदन कम होता है, तो वनस्पति तो यहाँ पे ना के बराबर है, बहुत ही कम होती है, नहीं होती एक तरीके से, तो उसकी वजह से भी अपरदन की गति जो है वो बदलती रहती है। फिर आता है तापमान। तापमान कम और ज्यादा होता रहेगा, तो तापमान की वजह से भी जो है चट्टानों में अंतर आएगा। आर्द्रता वहां की कैसी है उसकी वजह से भी होता है। वर्षा की मात्रा कम ज्यादा है, कितनी हो रही है, उसकी वजह से भी अपरदन का काम होता रहता है। ठीक है, तो अपरदन अपरदन जो है यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा, धरातल के ऊपर होता ही रहता है। तो पवन के वेग से जो वायुड़ अपरदन जो एलियन इरोजन हो रहा है वो काफी बड़े प्रभाव से होता रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो चट्टान का जो हवा की वजह से जो अपरदन होता है वो लगभग लगभग आपके धरातल से, जमीन से 182 सेंटीमीटर के ऊपर ही होता है। 182 सेंटीमीटर के ऊपर ही होता है, क्योंकि हवा जमीन पे तो बहुत ज्यादा नीचे अपरदन नहीं कर पाती, थोड़ा ऊंचाई पे कर पाती है। ठीक है, और धरातल से जो है लगभग लगभग 20 ऊपर तक तो 182 और नीचे जो है 20-25 सेंटीमीटर तक, कितनी दूरी पे अपरदन ज्यादा करती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो पवन अपरदन है, तो पवन अपरदन मुख्य रूप से 3 तरह से संपन्न होता है। कौन कौन से तरीके से होता है? फर्स्ट होता है डिफ्लेशन, इसको हम बोल देते हैं हिंदी में अपवाहन। अपवाहन का मतलब क्या हो गया कि जो पवन हवा है, हवा के साथ जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो उड़ के टकराती हैं दूसरी चट्टानों से, तो उड़ गया, हवा में उड़ गया, तो उसको इसीलिए इसको नाम दिया गया अपवाहन। ठीक है, और इंग्लिश में है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, लैटिन वर्ड है ये, डिफ्लेयर से बना हुआ है। ठीक है, डिफ्लेयर लैटिन वर्ड है, उससे बना हुआ है, मतलब कि इसको शाब्दिक अर्थ इसका बोलेंगे उड़ाना। ठीक है, मतलब उड़ाना। तो चट्टानों से चट्टान टूट टूट के टकरा के जो उड़ जाती है तो उसको आप बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, तो जब मैकेनिकल इरोजन होगा, यांत्रिक अपक्षय के कारण धीरे धीरे ढीली पड़ जाती चट्टानें, और जो असंगठित चट्टानों के ढीले कण होते हैं वो पवन के साथ उड़ के और दूसरी जगह पे जाके गिरते हैं, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे परत बना देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मान लो चट्टान है और उसकी फिर एक परत उड़ा दी, फिर दूसरी परत उड़ा दी, तो नीचे का फिर सिर्फ और सिर्फ नीचे की एक जो मेन शिला है, मुख्य मेन जो रॉक है, इसको हम कई बार बोल देते हैं बेड रॉक। ठीक है, ये बेड रॉक ही यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते थे आधार शेल। ठीक है, तो ये रह जाती है। तो इस तरीके से चट्टान जो है नग्न हो गई। नग्न चट्टान के ऊपर फिर क्या होगा, छोटे छोटे से यहाँ पर गड्ढे भी बन जाएंगे, क्षेत्र बन जाते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे कई गहरी गर्त भी बन जाती है, देखने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पे, ऐसी वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर सेकंड तरीके से जो करती है दूसरे तरीके से, उसे बोल देते हैं हम एब्रेजन, जो भी हमने पीछे भी देखा था, एब्रेजन या कोरेजन, हिंदी में अपघर्षण। तो अपघर्षण का मतलब क्या हुआ, जब कोई विंड है, हवा है, वो बहुत तेजी से बहती हुई आ रही है, स्पीड से हवा जो है, विंड जो है वो बहती हुई आ रही है, तो उसके साथ साथ आपने बहुत सारे धूल के कणों को भी लेके आ रही है, अपने साथ बहाते हुए लेके आ रही है। तो ये जो हवा के कण हैं, पवन के कण हैं, ये क्या काम करेंगे, रेत के कण। ठीक है ना, ये क्या काम करते हैं, ये एक तरीके से इरोजनल टूल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपरदनात्मक यंत्र हैं, इनकी सहायता से पवन जो है अपने जो भी रास्ते में कोई भी चट्टान आ रही है तो उस चट्टान को रगड़ कर, ठीक है, घिस कर चिकना कर देती है, चिकना करके अपरदन कर देती है।
अपर्दन करती है। ठीक है, तो जो पवन का घर्षण वाला काम है वो पवन की गति की वजह से क्या क्या दो महत्वपूर्ण हो गए इसमें, जो एब्रेजन होगा, तो एब्रेजन या कोरोजन होगा, ये किन दो कारणों की वजह से हो रहा है, एक तो पवन की गति, कितनी तेज हवा चल रही है, और दूसरा इसमें जो है रेत के कण की मात्रा, रेत के कणों की मात्रा, इन दो कारणों से ये हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे जब पुताई वगैरह होती है तो रेगमाल का यूज करते हैं, जिसे हम सैंड पेपर बोलते हैं ना, तो उससे दीवार रगड़ के चिकनी कर देते हैं। लकड़ियों के लिए भी इस तरीके से काम करते हैं, है ना, सैंड पेपर का यूज करके लकड़ियों को भी चिकना बनाते हैं। तो इस तरीके से ही हवा भी जो काम करती है, और वो चट्टानों को धीरे धीरे काटती जाती है, कुछ समय बाद उसको पूरा खींच देती है। ठीक है, तो ये लेकिन 182 सेंटीमीटर से नीचे ही होता है। ठीक है, बिल्कुल जमीन पे नहीं होता, और ना ही बहुत ज्यादा हाइट पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके का अपघर्षण होता है। इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, इस वर्ड को अब्रेजन की वजह से जो है, जो चट्टानों को घिस के गड्ढे बना दिए उसके अंदर, उसका दूसरा वर्ड भी हम बोल देते हैं, उसको बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग, कि हवा ने सैंड ने क्या किया, ब्लास्ट करके तोड़ दिया चट्टानों को। और इसमें तीसरा होता है जिसे हम बोल देते हैं एट्रिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सन्नी घर्षण, एट्रिशन। सन्नी घर्षण जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपस में जो चट्टानों के साथ, जो हवा के साथ उड़ते उड़ते जो भी शैल के कण हो गए, रॉक पार्टिकल्स हो गए, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपस में भी टकराते रहेंगे। जो भी शैल कण हैं, धूरी कण हैं, ये हवा में ही है। ठीक है, हवा में आपस में टकराना। ठीक है, तो आपस में टकरा टकरा के रगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। टूटते टूटते कणों का जो इनका आकार होता है वो छोटा हो जाता है, गोल गोल हो जाता है, और कई बार अधिक रगड़ रगड़ की वजह से फिर क्या होगा, ये बारीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपस में रगड़ खा के यांत्रिक रूप से जो टूटने की क्रिया है इस चट्टानों की, उसको हम सन्नी घर्षण कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस चलती हैं, डिफ्लेशन, एब्रेजन और एट्रिशन, अपवाहन, अपघर्षण और सन्नी घर्षण, जिनकी वजह से चट्टाने, हवा जो है चट्टान वाला काम करती है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अपर्दन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे। एक तो हो गया आपका पवन की गति, दूसरा जो रेत और धूलिकण है वो कैसे हैं, उनकी मात्रा कैसी है, शैलों की रचनाएं कैसी है, शैल मजबूत हैं, कमजोर हैं, और वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, इन चार कारणों की वजह से वहां पर अपर्दन उसी प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं, जिनको बोल देते हैं हम अपरदन जनित स्थल रूप। ठीक है, तो जो अपर्दन जनित स्थल रूप है, इरोजन लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको लैंडफॉर्म देखने को विंड के मिलते हैं। ठीक है, तो जिनमें से कि पहला एक आता है, उसको बोल देते हैं हम बेसिन्स। ठीक है, डिफ्लेशन बेसिन। ठीक है, और ब्लोआउट्स, हिंदी में इसको बोल देते हैं अपवाहन बेसिन या वातगर्त। तो ये कैसे बन जाते हैं, जब सतह के ऊपर जो भी आपकी असंगठित या कोमल शैल हैं, उनको पवन अपने साथ अपवाहन या उड़ाव की प्रक्रिया से, एब्रेशन या एट्रिशन की वजह से, डिफ्लेशन की वजह से धीरे धीरे ढीला कर देती है चट्टानों के कणों को, और अपने साथ उड़ा के ले जाती है, जिसकी वजह से कई छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है चट्टानों में। ठीक है, धीरे धीरे इन चट्टानों का जो गड्ढे बने हैं, वो गड्ढे जो हैं गर्त जिन्हें बोलते हैं, उनका आकार भी बढ़ता जाता है, उनकी गहराई भी बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो एंड तक होती है नीचे, जहां पर ग्राउंड वाटर आ जाएगा उससे नीचे नहीं गहरा होगा, वहां तक गहरा हो जाता है। क्योंकि अब लेकिन जो मरुस्थल वाला एरिया है, जो ड्राई रीजन है, शुष्क प्रदेश है, वहां तो अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होता, भूमिगत जल भी नहीं होता वहां पर, और अगर हुआ भी तो बहुत गहराई में होगा।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कई बार ये जो डिफ्लेशन होता है, इसकी वजह से कई मीटर तक नीचे जो है गड्ढा बन जाता है ऐसे क्षेत्रों के अंदर, ठीक है? और जो हवा के साथ जो भी असंगठित जो ढीले कण हैं उनको वो उड़ गए, और उड़ने की वजह से जो एक बेसिन की तरह बन गया, तो वो डिफ्लेशन बेसिन कहलाता है, ठीक है? और कई बार इनको हम हवा, क्योंकि हवा ने इसको उड़ा के ले गई, गड्ढे बना दिए क्षेत्रों को, तो ये ब्लो आउट्स भी कहलाते हैं कई बार। इनका जो आप इस तरीके से देखेंगे, तस्तरी नुमा जो है आकार बन जाता है ब्लो आउट्स का, तस्तरी नुमा आकार बन जाएगा, ठीक है? ये आपको सहारा के रेगिस्तान में, कालाहारी डेजर्ट के अंदर, मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, इन सब जगहों पे ऐसे-ऐसे आपको कई सारे गड्ढे देखने को मिलेंगे जो कि पवन से बने हुए हैं, ठीक है? और इन्हें हम डिफ्लेशन बेसिन बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद दूसरा आता है जिसे बोलते हैं इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, ठीक है? इंसेलबर्ग क्या है? ये जर्मनी सर वर्ड ये है, डिफ्लेशन एक बार और समझा दीजिए। ठीक है? डिफ्लेशन ऐसा समझ लो कि जैसे ये पूरा एक लैंड है, लैंड एरिया है, ठीक है? और यहाँ पर हवा इस तरीके से चलती हुई आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है, ये आएगी, ये कई बार यहाँ पर जो टकरा रही है, यहाँ पर कुछ चट्टानें बनी हुई हैं इस क्षेत्र के ऊपर, मान लो इस तरीके की चट्टानें हैं, या इसको दूसरा डायग्राम बनाओ तो इस तरीके से समझ लो, ऐसे चट्टानें बनी हुई हैं, हवा इधर से चलती हुई आ रही है, ये क्या करेगी, इसमें टकराती रहेगी, और इसके साथ इनको फिर टकराने के बाद अपने साथ इनको तोड़ती रहती है। हवा जब उड़ती हुई आ रही है तो इसके साथ रेत, कंकड़, पत्थर भी आ रहे हैं, वो भी टकरा रहे हैं इनके साथ चट्टानों पे। तो चट्टानों को क्या करेगी, धीरे-धीरे फिर ये यहाँ पर गड्ढे बनाती चली जाएगी। यहाँ गड्ढे बना दिए, यहाँ गड्ढे बना दिए, यहाँ गड्ढे बना दिए। ये धीरे-धीरे कई बार बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं इस तरीके के। तो ये जो तस्तरीनुमा आकार के जो गड्ढे बन गए बड़े-बड़े, यही कहलाते हैं आपके डिप्रेशन बेसिन, ठीक है? इस तरीके से। तो यही है डिप्रेशन बेसिन हमारा बेसिकली। नीचे-नीचे टूट-टूट के कटते-कटते ये बन जाते हैं। तो यही ब्लोआउट्स कह देते हैं इनको जब छोटे आकार के हैं कई बारी, और फिर डिप्लेशन बेसिन पूरा एक बड़े आकार का गहरा गड्ढा बन गया, वो बेसिन कहलाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेकंड आ जाता है इसके अंदर हिंसलबर्ग। तो हिंसलबर्ग मैंने जैसे आपको बताया ये जर्मन वर्ड है, ठीक है? जर्मन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोल देते हैं जर्मनी में इसको द्वीप या द्वीपीय पर्वत, इसका मतलब। तो वास्तव में क्या होता है, ये एक जो बहुत बड़ा कोई क्षेत्र है रेगिस्तान का, ऐसे पूरा एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बना हुआ है, बहुत सारी रेत है यहाँ पर पड़ी हुई है पूरे क्षेत्र में, और कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और बीच में कहीं पर थोड़ी-थोड़ी जगह पे इस तरीके के रेत के मतलब चट्टानों के ऐसे टीले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? ये चट्टानें जो होती हैं काफ़ी हार्ड रॉक होती हैं चट्टानें, तो ये टूट तो पाती नहीं है, ये इनको इरोजन भी नहीं कर पाती हवा, तो ये बीच-बीच में बन गए हैं। तो ये ऐसे लगते हैं कि पूरा समुद्र, मान लो ऐसा देखने में लगता है कि दूर तक रेगिस्तान में पूरा समुद्र पानी है, और बीच-बीच में टापू बन गए हों। तो ऐसी जो टीले बन गए ये, तो ये टापू बन गए, इन्हीं को हम इंसेलबर्ग बोल देते हैं। इन्हीं का नाम है इंसेलबर्ग। तो जर्मनी का जो वर्ड ये जो लिया गया है, ये इसीलिए इनका नाम लिया गया है, ठीक है? तो बनते हैं ये मरुस्थल के अंदर हैं, तो मरुस्थलों में जो भी शैल हैं, चट्टानें हैं, उनके अपक्षय हो गया, उनका अपरदन हो गया, तो जो कोमल शैल होती है, कोमल चट्टानें होती हैं, वो तो आसानी से कट जाती हैं, लेकिन जो कठोर शैल होती है, उसके जो अवशेष वो बचे रह जाते हैं, और वो ऊँचे-ऊँचे टीलों के रूप में बचे रह गए यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये जो टीले हो गए, ये इंसेलबर्ग कहलाएँगे, ठीक है? और इनका जो है इसके बारे में एक बॉर्नहार्ट करके एक वो थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, बॉर्नहार्ट, ठीक है? तो उन्होंने भी इसका नाम दिया था, ठीक है? उन्होंने इसकी बताया था कि कैसे-कैसे बनती है, इंसेलबर्ग बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो इसीलिए कई बारी हम इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट भी बोल देते हैं, उनके नाम के आधार पर बॉर्नहार्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक है? और इनका जो ये जो स्लोप होता है, ढाल ढाल ये तीव्र होता है इनका, ठीक है? और इसके ऊपर जो है हम कोई भी मिट्टी आदि का निक्षेप नहीं मिलता, और ये खुले हुए गुंबद के आकार के देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है? ये इंसेलबर्ग कहलाते हैं। फिर तीसरा इसके अंदर आता है जिसे हम बोल देते हैं मशरूम रॉक्स।
मशरूम रॉक का दूसरा नाम है छत्रक शैल। मशरूम रॉक का नाम से ही आप समझ सकते हो कि मशरूम रॉक क्यों कहा गया है। जैसे मशरूम बन जाता है, मशरूम होता है, उसी के शेप में, उसी के आकार के जो आपको मरुस्थलीय जो भाग हैं उनमें जो कठोर शैल थी वो बची रह गई। तो उनको क्या करेगी, हवा जो है वो अपघर्षण करती है और इस तरीके के नए प्रकार के निर्माण कर देती है। तो मान लो कोई चट्टान है पूरी यहाँ बनी हुई, इस तरीके से काफी बड़ी चट्टान थी, ठीक है। तो नीचे हवा चलती रही, यहाँ से टकराती रही, एक लिमिट तक ही टकराती है हवा, एक हाइट तक ही टकराती है, तो इसको काटती रहेगी। तो काटते काटते कैसा बना देगी ये, इस प्रकार से बना देगी आकार। ये पूरी रॉक बन गई, यहाँ पूरा रेगिस्तान है, इधर भी रेगिस्तान है। तो ये जो पूरी चट्टान बन गई, ये क्या कहलाती है आपकी, मशरूम के शेप की बन रही है, तो ये मशरूम रॉक कहलाती है, छत्रक शैल, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग लगभग 6 फुट समझ लो या 182 सेंटीमीटर समझ लो, उसके ऊपर हवा तो ज्यादा प्रदान कर नहीं पाती है क्योंकि हवा की मात्रा कम हो जाती है। तो नीचे के जो भाग है वहां पर काटने लगती है इसकी चट्टानों को, नीचे से इसने पूरा यहाँ पर इस क्षेत्र को काट दिया हवा ने। और इस तरीके से कई बार तो होता है कि चट्टानों का कटाव एक ही दिशा से ज्यादातर तो होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसा ऐसा होता है कि कई दिशा से पवन चल रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पवन, अलग दिशा से चलती है पवन। तो चट्टान का जो भाग है वो निचला भाग वो चारों तरफ से कट जाता है। तो नीचे चारों तरफ से कटने की वजह से पतला हो गया, और ऊपरी भाग लेकिन क्योंकि हवा का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा तो ऊपर बड़ा सा रह गया, तो एक तरीके से इसने छतरी नुमा एक आकार बना लिया। तो इसीलिए इसको छत्रक शैल बोलते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वहां पर इसको बोलते हैं गारा, इन सहारा डेजर्ट इट इज कॉल्ड गारा, गारा, ठीक है। जर्मनी में इसको पिट्स फेल्सन बोलते हैं, तो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है, ठीक है। चौथा होता है, इसको बोल देते हैं हम डिमोइसेल्स, हिंदी में बोलते हैं इसको भू स्तंभ, ठीक है। तो ऐसे जो शुष्क प्रदेश हैं जहां पर बहुत सारी असंगठित और कोमल शैल वाले, कठोर शैल वाले, प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है जिन चट्टानों के ऊपर, कि ऊपर तो कठोर शैल बनी हुई है, नीचे कोमल शैल बनी हुई है, कोमल शैलों से चट्टान बनी हुई है। तो वहां पर क्या होगा, जो ऊपर वाले पार्ट है उनमें तो अपरदन नहीं हो पाता, लेकिन जो नीचे वाले कोमल जो रॉक्स हैं उनका जो है अपरदन हो जाता है। तो कुछ कुछ चट्टानों का अपरदन होने की वजह से अगल बगल से लेकिन चट्टानें कट जाती हैं, और कठोर शैल का जो आवरण है वो एक स्तंभ के रूप में आपको फिर देखने को मिलता है। तो ऐसे जो क्षेत्र भूआकृतियां बनती हैं उनको हम बोल देते हैं डिमोइशल्स, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको रॉक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, तो ये जो है डिमोइशल्स कहलाएंगे। ऊपर तो हार्ड रॉक है और नीचे जो है को जो सॉफ्ट रॉक थी वो पूरी कट गई, तो कटाव की वजह से एक नए अलग अलग भू स्तंभ बन के तैयार हो गए, तो ये भू स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। पांचवा इसमें होता है, इसे बोलते हैं ज्यूगन। तो ज्यूजन जो है ये क्या होता है कि मनुष्य भाग में अगर कठोर और कोमल जो चट्टानें हैं उनकी परतें एक दूसरे के समानांतर, एक ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कोमल शैल की परतें हैं तो वो क्या होगा, उनका अपक्षय हो जाएगा, है ना, और अलग अलग प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण कर देगा। तो जो इस तरीके से लगता है जैसे ढक्कनदार कोई दवात होती है ना, जैसे जिसमें हम इंक पोट बोलते हैं इसको, दवात के समान ही अलग अलग आकार के एक वो बना देते हैं, लैंड फॉर्म्स बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपरी भाग जो है कम चौड़ा होता है, निचले भाग कई बार निचला भाग जो है बड़ा हो जाता है, ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ड्यूजन कहलाते हैं, ठीक है।
और इनका मरुस्थल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इस मरुस्थल में कई बारी क्या होता है कि रात के टाइम पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो जब रात के टाइम टेम्परेचर कम हो गया तो कई बारी इनकी जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में पानी जमा हो जाता है, ठीक है? और फिर जो है जब गर्मी पड़ी तो पिघल गया और जब फिर ठंडी पड़ी ज़्यादा तो कई बारी ठंडे की वजह से वो जम जाता है और वो नीचे जो क्रैक्स हैं उनको बढ़ा देता है। तो ओस की जो किरणें जो हैं वो क्या कहते हैं भर के ठंडा हो गया, ठंडा होके फैला दिया उसको। फिर गर्मी हुई पानी उसका पानी बन गया उसके अंदर, फिर वो हल्का हो गया वॉल्यूम। तो इस तरीके से क्या होता है ठंडे और गर्म की वजह से पानी की जमने और बढ़ने की वजह से धीरे-धीरे इनमें जो कुछ भाग हैं इसके वो विघटित होने लगते हैं, टूट-फूट जाते हैं। तो जो फिर हवा चली दिन में तेज़ सी, जब भी चली तो वो जो चट्टानों के जो टुकड़े बन गए, वो उसको अपने अपवहन कार्य के कारण से डिफ्लेशन की वजह से उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो इसके कारण की वजह से क्या होता है स्थान-स्थान पर निचली जो कोमल शैल बनी हुई है वो उधर जाती है। तो उसके बाद फिर जो चट्टान जो है पवन अपरदन करके वो शिला के जो चूर्ण है उनको उड़ाती रहती है और कोमल शैल की जो परत है उसको काटती जाती है। तो जो उसके नीचे का जो कठोर शैल है वो भी कई बारी उधड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है कंटीन्यूअसली चलता रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जीवजन है, तो जीवजन का निर्माण अपक्षय की वजह से होता है। अपक्षय मतलब वेदरिंग तथा सर थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या? मैंने सुना नहीं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, विशेषक अपरदन, डिफरेंशियल इरोजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है? ये क्या होता है कि जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, उनमें अगर कठोर और जो कोमल शेल हैं, उनकी परतें ऊपर-नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है? इस तरीके से रॉक्स बनी हुई एक कठोर शेल है, फिर एक कोमल शेल है, फिर कठोर शेल है, फिर कोमल शेल है, इस तरीके से ऊपर-नीचे एक दूसरे के समानांतर इस चट्टानें बनी हुई हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होगा अ, हाँ, अपक्षय जो होगा, वेदरिंग होगी और वायु के द्वारा जो अपरदन होगा, डिफ्लेशन होता है, उसके कारण से अलग-अलग प्रकार के आकार के वो बन जाते हैं छिद्र बन जाते हैं। ठीक है? तो पहले जैसे एबीसी में क्या बन गया, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले इस तरीके से हमने काट के इसको इस तरीके का आकार बना दिया, यहाँ आकार बना दिया, यहाँ आकार बना दिया, यहाँ आकार बना दिया। फिर दूसरे इसमें नीचे-नीचे फिर नेक्स्ट उसमें क्या हो रहा है स्टेप में, स्टेप इसके चेंज कर देता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ छोटे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा इसको गड्ढों को जो बड़ा कर दिया, तो ये इस प्रकार के बन गए, इस तरीके से बन गए, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप में फर्दर क्या हुआ, आगे चल के और जो गहरा कर दिया इसने इसके अपरदन को, मैं पहले इनकी डिज़ाइन बनाता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो ये क्या हुआ इस तरीके से 3 तरीके का स्टेप चला और धीरे-धीरे इसने फ्यूजन का निर्माण कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि कई बारी जो ऐसे प्रदेश होते हैं जो शुष्क प्रदेश होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो ऊपरी भाग था, वो कठोर शैल का आवरण था इस चट्टानों पे और इसका जो है ऊपरी भाग समतल था। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें धीरे-धीरे मरुस्थलीय भाग में रात के समय पे तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होने की वजह से जो रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बीच में कई बारी जल जमा हो जाता है, ओस पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होगा इसमें पानी जमा हो गया और पानी जमा हो गया और उसके बाद फिर जब दिन में सूर्य की किरणें पड़ी, धूप निकली, तो उसकी वजह से जो है वो पिघल जाता है और पानी उसमें रह जाता है। फिर रात के समय पे फिर ये ओस जो है कई बारी बर्फ के रूप में जम जाती है, ज़्यादा जहाँ ठंडा पड़ता है। तो इस कारण से भी क्या होता है जो इसके जो छेद बने हुए थे, ये जहाँ पर भी रॉक्स की जो वीकनेस थी, इसमें जॉइंट्स बने हुए थे, ठीक है? वहाँ पर उसमें पानी का बर्फ बनने पर पानी से बर्फ बनती है तो फैलती है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है।
तो जो भी चट्टान की जो जॉइंट्स होते हैं, जिनको हम शैल की संधियाँ बोलते हैं, उनके दबाव पड़ने लगते हैं। दबाव पड़ते-पड़ते वो फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपरी कठोर शैल का जो कुछ भाग है वो विघटित हो जाता है, टूट-फूट जाता है। फिर हवा चलती है तेज से, वो जो टूटा हुआ जो चट्टानों का पार्ट है, इनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे स्थान-स्थान पर आप देखेंगे कि जो निचली वाली कोमल शैल है, उनकी परत तो उधर जाती है और जिस जगह पर पवन के अपर्दन की वजह से अपर्दन हुआ, वहाँ से वो घिस-घिस कर चट्टानों की जो चूर्ण है, उसका जो चूरा हो गया विघटन की वजह से, उसको अपने साथ उड़ाती रहती है। और जब कोमल शैल की परत कट जाती है, तो जो उसके नीचे की जो कठोर शैल होती है, वो भी कई बार उधड़ जाती है। और फिर इस कठोर शेल के ऊपर इसके भी जो जॉइंट्स बने हुए हैं हार्ड रॉक की, यहाँ पर भी फिर वही बर्फ की तरह रात में होगा, ठंडा होगा, जल जम जाएगा, फिर वो उसको आगे तोड़ेगा। तो धीरे-धीरे क्या होता है, नीचे की ओर जो है छिद्र का विस्तार होता चला जाता है। छेद जो गड्ढा है वो बढ़ता चला जाता है और बार-बार ये गड्ढा बढ़ते हुए इस तरीके से अपनी एक नए जगह नई तरीके की भू आकृति का निर्माण कर देता है। तो इसको हम ज्यूजन बोलते हैं। तो ज्यूजन के अंदर क्या है कि ये अपक्षय वेदरिंग की वजह से भी और डिफरेंशियल इरोजन की वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है? तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है? फिर इसके बाद अभी और भी लैंडफॉर्म्स हैं, ऐसा करते हैं आज हम ज्यूजंग तक या रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब इसको आगे बढ़ेंगे और इसका जो है परिवहन कार्य भी देखेंगे और फिर निक्षेपण कार्य भी देखेंगे। काफ़ी बड़ा है ये आपका एरिड वाला, तो इसको फिर हम कल की क्लास के लिए रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज हमने इसके इरोजन के 5 लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए हैं, बाकी की फिर हम कल देखते हैं, ठीक है? ये जब जी सारे सर। पूरे जिस ये पूरे कंप्लीट हो जाएँगे तो मैं आप जो मैंने लिखा हुआ है हैंड रिटन ये भी मैं आपको फिर सेंड कर दूँगा। एडिट वाला टोपोग्राफी जब पूरी हो जाएगी इसके बाद, ठीक है? तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते ओके हैं। सर। सर बाकी बच्चे क्यों नहीं ऐड होते हैं? पता नहीं वही मुझे भी समझ नहीं आया, आज हो सकता है वो कहीं बिज़ी होंगे, टाइम नहीं मिला होगा। तो ये फिर कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं जब अगर उस समय पे फ्री नहीं होते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो फिर वो बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है लेक्चर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेते हैं बाद में। तो इसीलिए कई बार वो इस टाइम पे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में जुड़ते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम।